ये स्मेल का प्रॉब्लम ज़्यादा करके छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट लेडी इन लोग को होता है। लेकिन ये इनका किसी को लेना देना नहीं है। जितने भी वोटर्स वगैरह है उनको सिर्फ अपना पास जय श्री राम इसी के ऊपर है। धर्म जाति इसी में बटे हुए, बटेंगे तो कटेंगे, यही नारों पे है। लेकिन विकास पे नहीं है। इनके वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितना उनका पैसा ये हॉस्पिटल में ले जाता है, कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कोई लेन देन नहीं है। आज आप 21वीं सदी की बात करती है, चांद पर पहुँचे, चंद्रयान का गुणगान कर रहे हैं, तिलक लगा रहे, पटाखे ढोल बजा रहे, फ्लैग्स घुमा रहे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 7वीं तक स्कूल, 10वीं तक करने में क्या क्या तकलीफ होती है आपको? जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिक गार्डन के पास जो बायो माइनिंग प्लांट है। मेरे साथ प्रदीप जंगम जी है, समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट। हर समय ये जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, मीरा भाईंदर 145 से भी, ओला माजीवाड़ा 146 से भी। क्या संदेश देंगे और आपका मुझे स्पेशली यहाँ इंटरव्यू देने का वजह? नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। और दोनों विधानसभा से चुनाव अगर मैं लड़ रहा हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि भाई दोनों जगह से क्यों। तो उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपके दोनों विधायक को कभी आपने ये सवाल नहीं किया कि ये प्लांट यहाँ पे क्यों लगाया, जहाँ पे ज़्यादा लोग तादाद में रहते हैं। यहाँ पे बुलाने का आपको प्रॉब्लम इतना है कि आप ये सुगंध ले रहे हैं। बिल्कुल इतनी हैवी, मतलब लोग सफोकेशन लग रहा है कि आधे घंटा भी अगर लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे तो उनको चक्कर आ जाएगी, वोमिटिंग स्टार्ट होगी। ये हालत में यहाँ की 22 सोसाइटी सफ़र कर रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ना इसका कोई सॉल्यूशन किसी ने निकाला है। आज मैं यहाँ पे खुली सांस ले रहा हूँ, मुझे आदत है, क्योंकि मैं उत्तर डंपिंग ग्राउंड में भी रहता हूँ। वहाँ के भी लोगों की क्या समस्या है आप वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये स्मेल का प्रॉब्लम ज़्यादा करके छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट लेडी इन लोग को होता है। लेकिन ये इनका किसी को लेना देना नहीं है। जितने भी वोटर्स वगैरह है उनको सिर्फ अपना पास जय श्री राम इसी के ऊपर है। धर्म जाति इसी में बटे हुए, बटेंगे तो कटेंगे, यही नारों पे है। लेकिन विकास पे नहीं है। इनके वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितना उनका पैसा ये हॉस्पिटल में ले जाता है, कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कोई लेन देन नहीं है। आज उत्तर में भी डंपिंग ग्राउंड का जो इशू है, वहाँ पे कम से कम नहीं बोले तो भी जितनी लोकेलिटी है 38,000 से ज़्यादा भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। आज वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं। खाना खाते तो वोमिटिंग हो जाता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो भी है उनको तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ़ें कभी हटेगी मीरा भाईंदर से? ये प्लांट अगर ये अभी ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये यहाँ पे भी ये वालचंद का प्लॉट है, वालचंद बिल्डर्स का, तो ये भी डेवलप होगा। तो ये बिल्डिंग्स बनने के बाद यहाँ पे ज़बरदस्ती प्लांट डाला। कम से कम अभी मेरा यहाँ पे मीटिंग ही था, तो उन्होंने बोला, अभी वो लोगों को पता नहीं कि ये 146 में आता है। लोग बोलते हैं कि गीता जैन अभी तक यहाँ पे आई नहीं, नरेंद्र मेहता यहाँ पे आए नहीं, मुजफ्फरबाव अभी तक यहाँ पे। अरे बोला भाई ये 146 है, यहाँ के आपके विधायक है, आपको पता नहीं है। पहली बात तो आप कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो। दूसरी बात ऐसा है कि यही सब मुद्दे मैं 2015 से, जब से इस मीरा भाईंदर शहर में एक्टिव हुआ, तब से मैं लेते आया हूँ लोगों के सामने। में 2019 में भी कंटेस्ट हुआ था। जिन लोगों ने मुझे वोट किया था उनका वोट फुकट नहीं गया था। उसके बदले में मैंने मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के जितने कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, उनके लिए एक रिजर्वेशन था बड़ा, वो सोनम बिल्डर्स के कब्जे में था, वो हैंड ओवर करवाया। एक कोर्टयार्ड करके बिल्डिंग था, 2000 रिजर्वेशन 214, 30,000 फुट का गार्डन है, वो जगह अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, वो कब्जे में लिया, उसका फाइन भरवाया। अभी यहीं पास में एक गार्डन है, उसको भी आपने उसी के ऊपर उसका भी मेरा योगदान है। तो मतलब गार्डन, ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इन 3 चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकसिंग रहता है। मीरा भाईंदर शहर के लिए मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरा अकेले का नहीं है। मैंने जब आंदोलन किए उसमें आप भी शामिल हुए, जो लोग शामिल हुए उनका सभी का ये है। वो अहंकार मुझको लाना भी नहीं है कि मैं किधर भी नहीं हूँ, सभी लोग हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य पर इतना ही कहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर में जितने लोग रहते हैं, टैक्स बिल जो भरते हैं ना, वो टैक्स बिल कभी चेक करें अपने। 2 टैक्स भर जाते हैं। पहली बात तो एजुकेशन टैक्स, MBMC, एजुकेशन टैक्स फॉर रेसिडेंशियल, क्या है ये? पहली बात तो ये कभी सवाल पूछा ही नहीं किसी ने। कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपया जो टैक्स वसूली की एजुकेशन के नाम पे। मीरा भाईंदर में 36 स्कूल है जो सिर्फ 7वीं तक है। 7वीं के बाद बच्चों ने सिर्फ घंटी बजानी है और भजन करने हैं। और मैं विजिट भी किया हूँ कई स्कूलों में, मैंने देखा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना खास नहीं है। प्लस चलो ठीक है, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी नहीं है सर। नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चलो 7वीं तक ही है, लेकिन ये 10वीं तक क्यों नहीं है? आज आप 21वीं सदी की बात करती है, चांद पर पहुँचे, चंद्रयान का गुणगान कर रहे, तिलक लगा रहे, पटाखे ढोल बजा रहे, फ्लैग्स घुमा रहे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 7वीं तक स्कूल, 10वीं तक करने में क्या तकलीफ होती है आपको? पहली बात तो इसी के लिए ये मुद्दे हैं। एक भी
कॉलेज नहीं है इस शहर में। आज जितने भी आज मैनिफेस्टो देख रहा हम कॉलेज बनाएंगे, अरे भाई 5 साल एमएलए था तू, तब कहाँ कौन से ग्राउंड में गुटी खेल रहे थे आप, कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे आप, कहाँ बल्लेबाजी कर रहे थे आप। तो मेरा यही बोलना है कि एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग को केरला जाना पड़ रहा है, साउथ जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, पूना जाना पड़ रहा है। यहाँ के कम से कम मुझे लगता है कि 10% स्टूडेंट्स है जो मीरा भाईंदर शहर के बाहर लाखों रुपया खर्चा करके वहाँ पे पढ़ाई करके आते हैं। अभी नए नगर में मेरे खत्री करके दोस्त है, उनका भी लड़का आज बाहर गाँव गया पढ़ाई करने के लिए, बोले कि एजुकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हम लोग मेडिकल फील्ड के। तो ये फैसिलिटी कभी होगी मीरा भाईंदर वासियों के लिए या वसई विरार के लिए भी होगी, तो ये क्षेत्र कभी डेवलप होगा। तो एजुकेशन रिवॉल्यूशन के हिसाब से मेरा 5 साल से मेरा कंटिन्यू आंदोलन चालू है। दिलीप डोले कमिश्नर थे, संजय काटकर अभी कमिश्नर है, उन्होंने कम से कम 3 स्कूल 10वीं तक की। मेरा उद्देश्य यही है कि 36 के 36 स्कूल 10वीं तक हो, उसमें से 4-5 स्कूल जो डेवलप अच्छे हैं वहाँ पे आप जूनियर सीनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज खोलो यही साल में। क्या टाइम जाता है, पहली बात तो बेंचेस है आपके पास, आपको सिर्फ स्टाफ अरेंज करना है, आपको एडमिशन स्टार्ट करने हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन देना चाहिए। आप वो एजुकेशन टैक्स भी ले रहे हो, लेकिन वो एजुकेशन टैक्स का उपयोग कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो रास्ता बनता है वो रास्ते के हिसाब से, आइए भाई, वो रास्ते के हिसाब से उसका बिल पे करने के लिए होता है। मतलब एजुकेशन का पैसा हम लोग ये रास्ते के लिए क्यों कर रहे हैं? तो ये मेरे रोड का अलग से दे ही रहे। दूसरी बात, पंडित भीमसेन जोशी टेम्बा हॉस्पिटल आपने देखा भी रहेगा अंदर से। जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हॉस्पिटल बना, अरे लेकिन खुद जब बीमार होके जाओगे तो आपको कोई फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मोतीबिंदु की सर्जरी चालू हुई है अभी तक। पिछले 15 साल में एक ऑपरेशन आप नहीं कर सकते पहली बात तो हॉस्पिटल में। तो क्या बेनिफिट है? वो शताब्दी रिफ़र कर दिया जाता है। हाँ, शताब्दी। अभी जो एक्सीडेंट हुआ था, एक रिक्शा वाला भाई मर गया उसमें, उसको मतलब बच सकता था, उसको एम्बुलेंस भी नहीं दिया मतलब मुहैया कराई कि वहाँ तक जाए। वो रिक्शा दूसरे की रिक्शा से ही वहाँ तक गया और वहाँ पे वो डेथ हो गया। वो 5 साल की बच्ची, अभी भी वो सीरियस है। लेकिन फैसिलिटी क्या? आज दहीसर चिकना के इधर जो सरनाइक हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पे भी मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। गवर्नमेंट की जगह है वो, वहाँ पे कैशलेस बोला है, किसी एक संस्था को दिया है। लेकिन आप जाएंगे वहाँ तो मुन्ना भाई MBBS के जैसा फॉर्म भरो, फिर अप्रूवल लो डीन से अप्रूवल आएगा 3 दिन बाद, तब तक आदमी करेगा क्या? अगर किसी को अटैक आता है तो थम्बोलाइज करना पड़ता है। जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स, हाँ, जितना बहुत मुझे नॉलेज है तो थम्बोलाइज करने की प्रक्रिया होती है भाई। तो आप उसको बोलेंगे भाई फॉर्म भरते जा पहले, तो भाई उसको थम्बोलाइज तो कर। अब भी जो जफर तड़वी है अभी टेम्बा हॉस्पिटल के, जो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो अधीक्षक इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे इसी विषय में। तो उन्होंने बताया कि अभी हार्ट सर्जरी के हिसाब से हमें अप्रूवल मिला है अभी। तो ये टेम्बा हॉस्पिटल में अभी वो चालू होगा कभी, वो बात की बात है, लेकिन अभी मिला। कोविड का आप अगर नज़ारा देखेंगे, अगर कोविड नहीं आता तो इस शहर में एक भी ICU मशीन अवेलेबल नहीं रहती। कोविड आया तो बहुत अच्छा हुआ कि शहर में कम से कम ICU आया, लेकिन कोविड में भी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे विधायक थे कहाँ पे। पहली बात तो कितने ऑक्सीजन्स दिलवाए, कितने बेड्स अवेलेबल करवाए, कितने ICU मशीन्स अवेलेबल करवाए और कितने डेथ भी हुए। इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, लैक ऑफ बेड की वजह से। हाँ, तो मेडिकल रिवॉल्यूशन इस शहर में ज़रूरी है। 17 ऐसे प्लॉट जो OPD सेंटर्स, अच्छे मिनी हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे, इन 15 सालों में नहीं हुए अभी तक। क्या पैसा लगता है? 5 से 10 करोड़ रुपए। आज ये बोलते 3000 करोड़ लाया, 4000 करोड़ लाया। बात तो ऐसे करते जैसे उनके घर से लाया इन्होंने पैसा। आया पेपर पे, ओरिजिनल तो कभी आया नहीं। 600 से 650 करोड़ रुपया OBC भी ऐसे ही बकवास रास्ते में गए, इसी में गए। तो मेरा यही बोलना है कि कम से कम ये तीनों मुद्दों को लेकर मैं दोनों विधानसभा से कंटेस्ट कर रहा हूँ और जनता को उनकी बेसिक समस्या क्या है उसके ऊपर बात करने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ मैं, कि कम से कम ये सवाल करो। कम से कम वोट देते समय आपको जो तकलीफ़ें होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते समय, बिल भरते समय, तब वो सिचुएशन याद करो। कॉलेज की फ़ीस भरते, डोनेशन भरते, तब वो सिचुएशन आप याद करो। महंगाई जितनी आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई, वो सिचुएशन याद करो और अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो। मैं इतना ही बोलूँगा। आप मीरा भाईंदर ओला माझीवाड़ा दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका दोनों क्षेत्र में काम रहा है, सोशल वर्क के फील्ड में आप कोई पद पे नहीं रहे, फिर भी आपने जनता के हित में काम किया। देखिए 145 से मैं बात करूँ तो आपके जो सामने खड़े हैं, एक्स MLA है, MLA है, एक्स MLC है। 146 की मैं बात करूँ 3 टर्म MLA है। तो आपको जनता का आपको क्या संदेश रहेगा कि ये सब लोगों को, ये सब दिग्गज नेताओं को ना चुनते हुए आपको क्यों चुना जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो कॉरपोरेटर्स का काम था वो मैं कर रहा हूँ, जो MLA के काम से वो मैं कर रहा हूँ। आज ये प्लांट बैठा, ये 22 लोग आज
क्यों सफ़र करे, 22 सोसाइटीज़ के लोग क्यों सफ़र हो रहे हैं। आज एमएलए यहाँ पे काम नहीं किया, इसके लिए सफ़र हुए ना। करूँगा 3 टर्म से आप आमदार तो क्यों नहीं किया, पहली बात तो। दूसरी बात तो 145 और 146 दोनों मतदार संघ के जितने भी वोटर्स है, यूथ वोटर्स है, जो फर्स्ट वोटर्स है, उनको भी मैं अपील करूँगा कि वोट करें। सबसे पहली बात तो एज ए यूथ करके मैं उनके सामने एज ए कैंडिडेट बन के आया हूँ। जो नोटा का भी यूज़ करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आज इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके आज ये इलेक्शन होता है, तो आप नोटा का यूज़ मत कीजिए। एज ए ग्रेजुएट कैंडिडेट के हिसाब से आप मुझे वोट करें। दूसरी बात तो इन नाकामियों को फिर वापस उनके मैनिफेस्टो में ये लोग लिख रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टो भी पढ़िए कभी तो। वही काम जो उनको 15 साल पहले भी मैनिफेस्टो वही था, आज भी वही मैनिफेस्टो। तो किया गया आपने 15 साल से, इसके लिए वो मुझे चुने, ये मैं बोलूँगा लोगों को। तो दोस्तों ये थे प्रदीप जंगम जी। इनके बारे में आप आए दिन सुनते रहते होंगे क्योंकि ये लगातार जनता से हित के मुद्दे उठाते रहते हैं मीरा भाईंदर क्षेत्र में, ओला मांझीवाड़ा क्षेत्र में। और विधानसभा चुनाव में ये फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार आप मीरा भाईंदर से ही लड़े थे, इस बार ये मीरा भाईंदर 145 और ओला मांझीवाड़ा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप इनकी बातों से सहमत है तो ज़रूर इनको अपना नेता बना।